आइए हम सभी लोग मैथ की क्लास देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। बहुत बेहतरीन क्लास है, ध्यान से देखिए। मैथ में देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज के बारे में आप लोगों को जानकारी हम दे रहे हैं। तो तीन तरफ या तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो तीन तरफ से बंद हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आकृति आपको दिख रही है, या ऐसे बना लीजिए, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके। तो ये सब आकृतियां त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि तीनों तरफ से बंद हैं। अब बंद है तभी ये त्रिभुज है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि जैसे त्रिभुज कोई भी आकृति आपने बनाई, ये आकृति बना लिया, या फिर आप ऐसे बना लीजिए, कुछ भी आप बनाइए, बस बंद हो तीन तरफ से। तो ऐसी कोई भी आकृति त्रिभुज है। तो त्रिभुज में आपको ये देखना कि क्या क्या होता है। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो त्रिभुज में आपको देखना है कि तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं हैं त्रिभुज में, और एक चीज और मिल रही होगी। त्रिभुज में तीन भुजाओं के साथ साथ आपने देखा होगा कि आपको यहाँ तीन कोण मिल रहे हैं, एक दो और तीन। एक दो और तीन, और यहाँ भी एक दो और तीन। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं, और तीन ही कोण होते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई या पता है तो आप मान लीजिए आपको आ जाएगा। अब हम लोग जैसे त्रिभुज समझेंगे तो किसके आधार पर समझेंगे? भुजा के आधार पे भी समझेंगे और कोण के आधार पे भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में भुजा ही होती हैं तीन और कोण भी तीन होते हैं। तो दोनों के आधार पे समझना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं किसी एक के अनुसार समझ लें तो फिर मज़ा नहीं आएगा और समझ नहीं पाएंगे आप। तो भुजा के अनुसार भी त्रिभुज हमको तीन प्रकार के मिलते हैं, और कोण के अनुसार भी हमको त्रिभुज तीन ही प्रकार के मिलते हैं। तो अगर ये बात आप समझ जाएंगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा। देखिए, तो भुजा के आधार पे पढ़ते हैं तो पहला होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज लिखते रहेंगे। दूसरा आप बना लीजिए समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। पहला समबाहु हो गया, दूसरा समद्विबाहु हो गया, और तीसरा आपका हो जाएगा विषम बाहु। विषम बाहु और त्रिभुज। तो समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। तो एक बात ये आप समझ लीजिए इसी वक्त, बाहु का मतलब ही होता है भुजा। बाहु का मतलब होता है भुजा। तो जैसे समबाहु, अब सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, अर्थात भुजाएं क्या है? बराबर। अब ये त्रिभुज के देख रहे हैं तो त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होंगी, तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? समबाहु में बराबर हो जाएंगी। अगर उसी प्रकार हम सम द्विबाहु की बात करें तो सम बराबर है, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, अर्थात जिसकी कितनी भुजाएं? दो भुजाएं बराबर हों। समझाएंगे, अभी ऐसे समझ लीजिए। और विषम बाहु, विषम का मतलब आपस में बराबर ना हो, तो तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी। तो समबाहु में तीनों भुजाओं की माप बराबर होगी, समद्विबाहु में दो भुजाओं की माप बराबर होगी, और विषम बाहु में तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो जैसे ही आप बाहु लिखा मिले, आप तुरंत समझ जाइएगा ये कि भुजा के अनुसार है। अब कोण के अनुसार देखते हैं। भुजा के आधार पे आप इसी वक्त एक सूत्र भी लिखते चलिए। जब भुजा के आधार पे जैसे हमने बताया है, तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में देखिए पहले तो क्या क्या होगा। मान लीजिए यही त्रिभुज है। त्रिभुज में पहली बात तो ये जैसे बाउंड्री होती है, बाउंड्री है। कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। इस त्रिभुज को हम मान के समझ रहे हैं, तो ये त्रिभुज जैसे हमने बनाया, तो त्रिभुज में एक तो एक क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल का मतलब पूरा अंदर का माल क्या है इसमें। दूसरा है बाउंड्री, देखते हैं बाउंड्री को हम क्या कहते हैं। किसी भी आकृति में चाहे तीन कोने की हो, चाहे चार कोने की हो, चाहे वो पांच कोने की आप बना लीजिए, छह कोने की बना लीजिए, कोई भी आकृति बनाइए, आपकी इच्छा ऐसे ऐसे कर लीजिए, कहीं से भी बराबर साइड जोड़ते रहिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। मान लीजिए ऐसे बनाए, ये कोई भी आकृति है। तो इसमें अगर कभी भी ऐसी आकृतियों में परिमाप निकालने को बोलता है, परिमाप। परिमाप अगर उस आकृति में दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, कितनी भी भुजाएं हैं, तो परिमाप का अर्थ होता है कि आप उस आकृति की जितनी बाहरी माप होती है, बाहरी माप होती है, सब भुजाओं की माप निकाल के सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब बाहर। तो क्षेत्रफल इसका आप देखेंगे, जैसे
त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो क्षेत्रफल होगा, दूसरा परिमाप होगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप लिख लीजिए, एस अंडर रूट करके ऐसे अंडर रूट एस एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस सी लिख लीजिए, समझाऊंगा मैं, ये अंडर रूट के अंदर है। ये है क्षेत्रफल का फार्मूला। और एस क्या होता है? एस का मतलब होता है एस बराबर तीनों भुजाओं का जो माप होती तीनों भुजाओं की, ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2, ये होगा एस। तो क्षेत्रफल अगर निकालना है कि तीन भुजाओं की माप दी गई है 5 12 13 या कुछ भी, ये 2 3 4, ये 3 4 5, कुछ भी दी गई भुजाओं की माप, और कहा जाएगा कि क्षेत्रफल निकालिए। जब भुजा की माप दी जाएगी और क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा तो यही सूत्र लगेगा। ये बहुत सिंपल सूत्र है और इम्पोर्टेंट है। तो वैसी कंडीशन में आप, क्योंकि ए बी सी की माप दी जाएगी तीनों भुजाओं की, तो तीनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो एस निकल जाएगा। एस निकल जाएगा तो फिर आगे ये फार्मूला लगा देंगे कि अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये अंडर रूट के अंदर है। अब त्रिभुज हम देखते हैं कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के मेन है। पहला है न्यून कोण, पहला है न्यून कोण। अब देखेंगे हम लोग कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर लिख लेंगे। तो कोण के आधार पर अगर हमें देखना है तो कोण के आधार पे पहला होगा न्यून कोण। पहला क्या हो जाएगा आपका? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज पहला क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आप मान सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा आप मान सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। जब तक पेन नहीं चलाएंगे कॉपी में तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी, लिखते भी रहिए। एक बात यहाँ पर आप और नोट डाउन कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश से ज़्यादा नहीं होता है, 180 ही होगा। जब सवाल लगाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल लिख लीजिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 अंश होगा, न कम न ज़्यादा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक फार्मूला और होता है, इसको लिख लेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लिखते रहिए, कहाँ लगेगा कौन सा फार्मूला सब बताएंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और एक अभी हमने बताया है आपको एस वाला, वो भी याद रखिए। दो ही फार्मूले अभी बताए हैं। अगला सूत्र है समबाहु, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आता है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जब भी आपको फार्मूला देगा तो फार्मूला क्या बनेगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बहुत आसान सूत्र है, बस रटना है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बता दिया। देखिए सवाल। अब जैसे ये प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल एवं परिमाप में अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा दी गई है 8√3 सेंटीमीटर, तो उसके क्षेत्रफल एवं परिमाप में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप पहले क्षेत्रफल भी निकालेंगे और परिमाप निकालेंगे, उसके बाद दोनों में क्या करेंगे? अनुपात। तो याद रखिए भुजा कितनी? 8√3। चलिए आइए सवाल समझते हैं। दिया गया है, हल कर रहे हैं हम लोग। दिया गया है समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 है, तो आपसे पूछा गया था क्षेत्रफल एवं परिमाप का अनुपात ज्ञात करिए। तो समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल भी निकालना और समबाहु त्रिभुज का आपको परिमाप भी निकालना। तो चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने फार्मूला आपको क्या बताया था? क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था √3/4 इंटू क्या? भुजा स्क्वायर। याद हो शायद आपको। तो भुजा स्क्वायर बताया था, भुजा कितनी? 8√3 है। तो क्षेत्रफल तो निकल ही आएगा यहाँ से। इसको हल करते हैं, √3/4 इंटू भुजा की जगह पे कितना रखेंगे? 8√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/4
इंटू, अब स्क्वायर जिसका होता है तो उस जितनी घात है उतनी बार उसको खोल देंगे। तो इसको यहाँ हम लोग खोलेंगे, क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 8√3 गुणे कितना, 8√3। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखा जाए कैसे होता है सॉल्व। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 4 यहाँ नीचे है, ये 8√3 ऊपर है, इनके नीचे हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो अर्थात 4 1 और 1 नीचे हैं, √3 इंटू 8√3 इंटू 8√3 ऊपर है। तो ऊपर वाले से कभी ऊपर वाला मत काटिएगा अगल बगल, ठीक है। अगर इस प्रकार बीच में गुणा लगा है तो ये आपस में गुणा ही होगा, इनका कटेंगे नहीं आपस में। अब 4 से 8 कट सकता है, क्यों, क्योंकि ये 4 नीचे है 8 ऊपर है। तो 4 से 8 काट दीजिए, 4 दूनी कितना होगा 8, कट गया, 2 आया। अब देखिए √3 देखिए क्या बचा, मैं लिख रहा हूँ √3 पहला वाला, दूसरे में 2√3 2√3, तीसरे में कितना बचा 8√3, ठीक है, समझिए यहीं पे। तो √3 का गुणा कितना होगा, 1 3 होता है, सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बात जान लीजिए कि जैसे √3 गुणे √3 लिखा है तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा होगा, 3 3 का 9 और रूट से रूट हो जाएगा। तो √9 का मतलब 3 होता है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। कैसे होता है वो समझा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद कर लीजिए कि अंदर कोई स्क्वायर वाली संख्या आती है, ये दोनों संख्या बराबर होती है ऐसे, तो सिर्फ वही संख्या बाहर निकल आती है। अब √3 से 3 आ गया और 2 बचा यहाँ पर और यहाँ पर 8, 2 8 का गुणा, 2 8 16, और ये वाला √3 तो बच ही गया आपका, इसको लिख दीजिए। क्योंकि तीनों √3 का एक बार आप गुणा नहीं कर सकते हैं, करेंगे वो घन वाले सवाल में करेंगे, अभी नहीं, ये वर्ग का ही रूट यहाँ नियम लग रहा है। तो 16 3 का गुणा होगा, 16 3 48, 48√3, ये आ गया आपका क्या, क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया 48√3। और सवाल में आपसे बोला गया था क्षेत्रफल एवं परिमाप दोनों का अनुपात निकालिए। क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, अब निकालना है परिमाप। तो चलिए आइए परिमाप पे चलते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 दी गई थी, ठीक। अब क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 48√3, अब निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप निकालना है तो मैंने अभी शुरू में बताया है कि कोई भी आकृति हो, चाहे वो 3 कोने की हो, किसी भी प्रकार की हो 3 कोने की, वो 4 कोने की हो, वो 5 कोने की आपकी हो, 6 कोने की हो, 7 कोने की, 8 कोने की, 9 कोने की, 10 कोने की, कुछ भी आप बनाइए, वो आपकी इच्छा है, ऐसे बनाते रहिए कुछ भी आकृतियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार आकृतियाँ बनाते रहेंगे तो इनकी ये जो भुजाएं हैं, ये जो भुजा की माप है, ये वाली इनकी केवल आपको लंबाई पता चल जाए तो इसमें किसी सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती परिमाप में। इनकी ये सिर्फ ये वाली आपको लंबाई पता चलती है और सबकी लंबाई लिख के आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो वही हो जाता है परिमाप। तो चलिए आइए सवाल में देखते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं क्या होंगी, ऐसे एकदम बराबर होंगी, तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में ऐसे ही बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी कोण कितने अंश होते हैं, 60 अंश के होते हैं, क्योंकि 60 अंश का ये, 60 अंश का ये और 60 अंश का ये, 60 60 120, 60 3 180। मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अगर हो रहा है तो वो त्रिभुज कंप्लीट है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी होती है कि उसकी भुजाएं सब बराबर होती, तीनों आपस में ये, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर होते हैं। अब ये सवाल देखना है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकलेगा, ये भुजा 8√3 है, इधर वाली इस भुजा की ये लंबाई 8√3 है, इसकी भी 8√3 है, इसकी भी 8√3। तो हम 8√3 क्या करेंगे, 8√3 8√3 8√3 चाहे जोड़ दीजिए, चाहे उसका सीधा 3 से गुणा कर दीजिए। अब ऐसे लिख दिया है तो आप ये मत सोचिएगा कि इस √3 का 3 से गुणा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, रूट के अंदर संख्या है तो उसका गुणा रूट के अंदर की ही कोई संख्या से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे ये 8√3 लिखा है, 8√3 लिखा है, इसके बगल में गुणे में हम कितना लिखते हैं,
√2 लिख देते हैं या फिर √7 लिख देते हैं, ऐसे कुछ भी। तब इन संख्याओं का, ये रूट वालों का आपस में गुणा हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन पे ये ऊपर वाले में आप सोचो, इस 3 से इस 3 का भी गुणा कर दें, इस 3 से इस 8 का भी गुणा कर दें, गलत हो जाएगा। विदाउट रूट वाले का गुणा विदाउट रूट से होगा और रूट वाले का गुणा रूट वाले से होता है, ये समझ लीजिए आप, ऐसा होता है। तो परिमाप इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि इस 3 और 8 का गुणा करें 8 त्रिक 24 √3, ये आ जाएगा परिमाप। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना, ऐसे निकालना था ऐसे, तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसका 8√3 है, इधर वाली का है, इधर वाली का भी 8√3 है, इधर वाली का भी, नीचे वाली का भी 8√3 है। तो बाहर बाहर वाले, क्योंकि परिमाप में हमने क्या बताया था, तीनों को जोड़ते हैं, तो 8 8 16 और 16 8 24, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये मत सोच लेना कि 3 और 3 6 और 3 9, ऐसा नहीं करेंगे। रूट के अंदर जैसे ऐसे √3 और प्लस √3 करना है, तो इनको कभी मत जोड़ देना। प्लस करने में और घटाने में ये न जुड़ेंगे न घटेंगे आपस में। सिर्फ बाहर की यहाँ की संख्या, ये वाली, यहाँ जो संख्या होगी वो घटेगी या जुड़ेगी। नाम इनका चलेगा, काम इनका होगा, ठीक है। चलिए अभी समझा रहा हूँ, देखिए। अब देखिए, सवाल में आपसे कहा गया था कि परिमाप और क्षेत्रफल और परिमाप का क्या निकालना था, अनुपात। तो क्षेत्रफल एवं परिमाप, परिमाप का अनुपात निकालना था ना। ऊपर क्षेत्रफल और नीचे क्या, परिमाप, ठीक है। दोनों का क्या निकालना था, अनुपात। अनुपात का मतलब चाहे बट्टे में लिख दीजिए या फिर ऐसे करके बीच में एक इधर लिखिए, ठीक है। जो आपको करना है वैसा कर सकते। तो निकालेंगे क्षेत्रफल बटे परिमाप, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं। तो क्षेत्रफल कितना आया, 48 √3 बटे परिमाप कितना है, 24 √3। अब इस प्रकार बटे में ये वाली से ये वाली कट जाएगी, ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। और 24 से इसको काट देंगे, 24 दूना 48, और नीचे कितना है, 24 इक्के 24, 24 दूना 48, ऐसे आया ना। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 1, अर्थात इसको 2/1 लिख सकते हैं या फिर 2:1 भी मान सकते हैं। बस यही आंसर होगा आपका। कुछ बातें आप लोग और समझ लीजिए, जैसे हम बता रहे थे कि √3 प्लस √3, अगर ऐसे करना है प्लस √3 कहीं लिखा मिल गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया था जोड़ने या घटाने में अंदर की संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूट है, रूट में अंदर की ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। जब ये बराबर होगी अंदर वाली, तब यहाँ वाली संख्या जो रहती है उसको देख लेते हैं, तो उसी को जोड़ते या घटाते हैं। जोड़ या घटाने का नियम बता रहा हूँ, जोड़ने या घटाने का नियम बता रहा हूँ। अन्य में मत लगा देना, भाग या गुणा का नियम एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, और जोड़ने या घटाने का नियम एक जैसा होता है। तो जैसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कोई गिनती नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नहीं दिख रही और यहाँ पे भी कोई नहीं दिख रही, तो 1 1 मान सकते हैं। तो 1 1 2 1 3, 3 आ गया, और अंदर में तीनों रूट में से एक रूट मान लेंगे, √3 ऐसे। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई सवाल लिखा हुआ ऐसे 3 √3 ऐसे, या दूसरा लिखा हो 3 ऐसे √3, ये चीज़ समझिए क्या है। अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब ये 3 जो है, ये जो 3 है इसके गुणे में है। इसका अर्थ ये है कि ये 3 इसके क्या है, गुणे में है। लेकिन यहाँ पर अगर √3 लिखा है तब आपके लिए समस्या है, ठीक है। तब आप इसको, इन दोनों को सेम नहीं मानेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सवाल में आएगा तो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल लिखा है √2 प्लस 3 √2 प्लस 4 √2 ऐसे करके लिखा है। तो आप ये मानिए कि जैसे जोड़ना है, हमने बताया था रूट के अंदर की गिनती बराबर है, तो आप बाहर वाली गिनती देख लेंगे। जो ऐसे जो लिखा रहता है रूट, यहाँ पे गिनती नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पे हो उसी को जोड़ते या घटाएंगे। यहाँ वाली गिनती जो ऐसे रूट के अंदर हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व करना है सवाल को, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1
3 4 और 4 4 8 8 और सब बराबर थे अंदर रूट वाले, तो 8√2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ऐसे। और देखिए सवाल जैसे बदल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा इस सवाल को चेंज कर देते हैं कि यहाँ प्लस की जगह पर मान लीजिए हम गुणा लगा दें। कितना? गुणा। मान लीजिए यहाँ गुणा है, क्या लगा है? गुणा। अब इनको आपस में गुणा करना तो कैसे करेंगे? उस कंडीशन पे भी यहाँ √2 तो बराबर है, बराबर हो या ना हो बराबर, गुणा में चल जाता है। तो यहाँ की गिनती देखेंगे, एक है, एक मानेंगे, 1 और 3 का गुणा करेंगे, 3 इक्के 3, इन दोनों का 3 आ गया, इन दोनों का 3, और 3 का 4 से गुणा करें, 3 चौक 12, और अंदर वाले √2 और √2 का गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, √2 का गुणा कितना आएगा? 2। मैंने बताया था ना, रूट 2 बार अगर बराबर लिखा तो उसको सिंगल में ले लेते हैं, और ये वाला बच जाएगा √2, तो 12 दूनी 24 √2 आ जाएगा। ठीक है। जैसे आपके सामने ये सवाल है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो यहाँ एक चीज सवाल में समझ लीजिए कि ये भुजाओं की माप दी गई है, कोण की नहीं है। अब भुजाओं की माप दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या है? भुजाओं की माप दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भुजाओं की माप दी गई है, क्षेत्रफल निकालना, तो भुजाओं वाला सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 3 भुजाएं दी गई हैं। ए बराबर हम मान सकते हैं 5 सेंटीमीटर, बी बराबर मान सकते हैं कितना? 12 मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तीनों दी गई हैं। ठीक है, तीनों आप मान सकते हैं। अब 3 भुजाएं ए बी सी दी गई हैं, ए बी सी मानेंगे ही 3 भुजाओं को, और उसके बाद निकालना था क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, आपको हमने क्या फार्मूला बताया था क्षेत्रफल वाला, जब भुजाएं दी गई तीनों, √S, S माइनस ए, S माइनस बी, और √S माइनस सी। सीख लीजिए जिसको नहीं आ रहा। ये बताया गया था सूत्र क्षेत्रफल का, है बड़ा दिखने में लेकिन है बहुत आसान। तो यहाँ ए बी सी का तो मान रख देंगे, लेकिन हमें देखते हैं कि यहाँ एस हमारे पास अभी नहीं है। तो जब इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो सबसे पहले आप एस निकालेंगे। तो एस निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं, एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? हमने बताया रखा सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है? 2। अब ए बी सी तीनों को जोड़ दीजिए, 5 12 और 13 जोड़िए, कितना आएगा? 12 13 25 5 30, कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना? 2। अब 30 को 2 से भाग करेंगे, बहुत आसान है, कितना आ गया? 15, अर्थात एस का मान कितना आ गया? 15। एस 15 आ गया तो सूत्र वही लगा दीजिए क्षेत्रफल वाला। क्या फार्मूला था? √S, फिर S माइनस ए, S माइनस बी, और S माइनस सी। परेशान मत होइए, भी शॉर्टकट भी बताऊंगा, देखिए। तो इसमें S की वैल्यू रखो, S की जगह पे 15 रखते चलिए, 15, फिर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ S माइनस ए है, S माइनस ए है, अर्थात 15 माइनस ए का मान आपने कितना माना? 5, 5 रखिए। फिर S माइनस बी है, S माइनस बी, S की जगह पे 15 माइनस बी का मान कितना माना आपने? 12। फिर आगे है S माइनस सी, तो S की जगह पे 15 माइनस सी की जगह पे कितना? 13 आपने रख दिया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इतना आपने कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? अगर सॉल्व करने में समस्या है तो देख लीजिए। बाहर वाला ये 15, आप 15 को 15 ही रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इस 15 में 5 घटाइए, 15 में 5 घटाएंगे 10 आता है, 10। यहाँ चीज़ समझ लीजिए, इस 15 और इस ब्रैकेट में 15 माइनस 5, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुणा मान लेंगे, गुणा, गुणा ही मानते हैं, और कोई चिन्ह मत मानना। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में भी गुणा ही मानेंगे, गुणा। अब 15 में 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। इन दोनों के बीच में भी गुणा मानेंगे, गुणे। 15 में 13 घटाएंगे, 2। ठीक, काम सवाल का फिनिश ही हो गया। देखिए अब इसको गुणा मत कर देना, गुणा मत कर देना, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो। 15 को ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करो, किसी भी कर लो, छोटे मोटे में, 2 3 में, जितने में हो जाए। तो 3 25 15 होता है, और किसी में तो कर नहीं पाओगे, गुणा ही करना है। 3 25 15, 10 को भी उसी प्रकार तोड़ लो, कितना आएगा? 2 पंचे 10। ठीक,
आगे 3 लिखा है, 3 को क्या तोड़ोगे, कुछ नहीं, 2 को क्या तोड़ोगे, कुछ नहीं। इतना हो गया है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो सवाल में हमेशा हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़े का मतलब है कि कौन सी संख्या 2 बार आई है या कौन सी संख्या 4 बार आई है, इस प्रकार। तो 3 हमारा एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। तो जब रूट के अंदर कोई भी संख्या जोड़े में आ जाती है तो उस संख्या से रूट गायब कर देते हैं, उसको बिना रूट के एक बार बाहर लिखते हैं। जैसे रूट 3 आया रूट के अंदर, तो जब ये बाहर आएगी तो केवल 3 आएगी, ठीक। उसी प्रकार ये 5 है, ये 5 है तो रूट के अंदर, तो इन दोनों 5 से एक 5 बाहर लिख लेंगे, इसका रूट खत्म। उसी प्रकार ये 2 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 2, ठीक। अब इन दोनों 2 में से ये भी रूट के अंदर है, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर लिख लेंगे, इसका भी रूट खत्म। ये नियम ही आप मान लीजिए, नियम है। गुणा कर लेंगे, 3 पच्चीस 15 दूना 30, कितना आ गया 30। क्षेत्रफल था तो 1 2 3, यहाँ पे आपका आ गया क्षेत्रफल 30, ठीक। ठीक, खत्म। आगे देखते हैं। या फिर इसी सवाल को आपको थोड़ा सा और समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर था। जिन लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। ये देखो सबसे बड़ी माप 13 है, तो किसी भी त्रिभुज में, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के सवाल चल रहे हैं, तो किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी माप होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। देखिए कैसे, जैसे ऐसे बनाएंगे आप त्रिभुज, ऐसे, तो ये वाली सबसे बड़ी भुजा है, सबसे ज़्यादा माप इसी की होगी। फिर इन दोनों की आपस में थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी माप हमेशा सर्वाधिक होगी, अपेक्षा किसकी, इन दोनों से। अब बाकी समबाहु में ऐसे बराबर वाले में नहीं मान लेना, समबाहु तो समबाहु है ना, ठीक है। और ये वाली जो आकृति है, इसमें ये वाली भुजा, या फिर ऐसे अगर आप कोई आकृति बनाते हैं ऐसे, इसमें कुछ भी बनाएंगे, तो ये वाली कर्ण वाली भुजा जो है सबसे बड़ी, ये कर्ण ही होती है, कर्ण। तो ये सबसे बड़ी ही होती है माप, ठीक है। देखिए आगे। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा, अगर ऐसे इस त्रिभुज को मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा, ऐसे मान लेते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 13, ये 13 आई, 13 आ गई। इन दोनों में 5 12, चाहे 12 इसको मानिए, चाहे 12 इसको मानिए, चाहे 5 इसको मानिए, चाहे 5 इसको मानिए, आपकी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी मान लीजिए। तो एक को हम 12 मान लेते हैं, एक को 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी अब यहाँ लगा सकते हैं हम लोग क्षेत्रफल वाला सूत्र। क्या बताया था हमने, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बताया था एक और फार्मूला, उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। आधार, ये है आधार, आधार हमेशा ज़मीन पे होता है नीचे की तरफ। ऊंचाई सीधी सीधी आपको दिख रही है, और ये है कर्ण। तो कर्ण यहाँ पे सवाल में है नहीं। आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 12, 12 रख दीजिए। अब इनके नीचे आप एक मान सकते हैं, अगर आपको मैथ कम आ रही है। 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, 6 आ गया यहाँ पे, 6 और 5 के गुणा, 6 पंचे 30, ठीक है, आ गया। तो बस यही हमारा आंसर है। चलिए अगली आकृति हम लोग देखते हैं, आयत। अब आयत देखते हैं जैसे, तो आयत के बारे में समझेंगे। तो आयत आपके दिमाग में होनी चाहिए, आकृति उसकी ऐसे होती है, ठीक है। अब ऐसे आयत बना देंगे हम लोग। तो आयत की डिफिनीशन थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कंसंट्रेट करनी चाहिए कि ये जैसे आयत है, तो ये वाली और ये वाली भुजा इक्वल होती है आयत में, ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ये वाली साइड और ये वाली साइड देखते हैं तो इन दोनों को इक्वल माना जाता है आयत में, ठीक है। ये होता है। और बाकी 90 डिग्री, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अर्थात चारों कोण कितने अंश के होते हैं, कोण होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है, आयत में। तो यहाँ परिभाषा क्या बनी, ये आमने सामने की भुजा इधर बराबर, आमने सामने की भुजा इधर बराबर, तो ये हो गई आयत। तो आयत में भी देखो क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल तो आप इसका भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद चारों भुजाएं हैं तो इनका आप क्या निकाल सकते हैं, 4 भुजाएं हैं तो परिमाप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये होती है विकर्ण, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं,
विकर्ण। बस याद आपको यही करना है, विकर्ण। लेकिन समझाऊंगा मैं अच्छे से कि निकलता कैसे, अभी देखिए आगे। जैसे आयत में हम फार्मूले की बात करें, मान लीजिए हम एक ऐसे फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मान सकते हैं, ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई भी मान लेते हैं। तो अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल आप हमेशा याद रखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं। उसके बाद परिमाप देखेंगे। परिमाप की बात करें, आप खुद समझ रहे होंगे, ये चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वही परिमाप होगा। या तो 2 बार l है और 2 बार क्या है, b है। तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, 2l प्लस b, ठीक है, अर्थात चौड़ाई। बना सकते हैं या फिर सीधा विदाउट फार्मूला भी हल कर सकते हैं। अगला है विकर्ण। अब विकर्ण थोड़ा समझ लीजिए, देखिए कैसे समझना है, बता रहा हूँ। जैसे ये आपका एक आयत है। अब आयत तो है, तो आयत में ये विकर्ण हमने मान लिया। आप इधर से भी इधर को मान सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो देखिए, अगर ऊपर का हिस्सा हम ये वाला गायब कर दें, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम गायब कर देते हैं, सिर्फ इतना बचे, इतना अगर सिर्फ बचता है, तो इतना अगर बचता है तो ये एक प्रकार से त्रिभुज ही हो गया, त्रिभुज है। इसी प्रकार ये ऊपर वाला भी, ये भी त्रिभुज होगा, ऊपर का हिस्सा। तो 2 त्रिभुजों को जोड़कर बनाया गया ऐसे, एक ये त्रिभुज, दूसरा वहीं से ऐसे ये त्रिभुज, ठीक है। दोनों को जोड़ के आयत बनाया गया है। तो अभी पीछे हमने त्रिभुज में बताया था कि ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक, कर्ण होती है। तो ये और ये, तो त्रिभुज में अगर कर्ण निकालने का फार्मूला, तो त्रिभुज में अगर कर्ण निकालना होता है, वही आप यहाँ भी लगा सकते हैं। त्रिभुज में कर्ण निकालना है तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, वही है। यहाँ भी अगर आयत में निकालना है, आयत में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए। आयत में अगर निकालने की बात, तो जैसे ये हमने बताया है, ये आयत में, तो ये है L, ये है B, ठीक है, ये है B। अब ये B है, तो क्या करते हैं, देखिए। तो ये ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि विकर्ण है, उसको कर्ण न करके विकर्ण कर दिया आयत में। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट होता है। अब अंडर रूट अगर नहीं लिखना तो विकर्ण में आप स्क्वायर लगा लीजिए। विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला है, मतलब, या तो फिर विकर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोनों फार्मूले हैं, कैसे होंगे देखिए एक बार और। जैसे x बराबर मान लीजिए अंडर रूट 8 लिखा है, चाहे ये लिख दो इसको, अथवा इसको आप दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो अंडर रूट है इसको आप हटा सकते हैं। कैसे, इसको 8 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हटेगा। ये अंडर रूट जब हटेगा, जब इस संख्या के ऊपर इधर वाली में क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो दोनों चीज़, ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो। तो वही चीज़ हम आपको पीछे विकर्ण वाले में बता रहे थे, वहाँ विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताया गया है, विकर्ण बराबर क्या बताया गया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। जैसे ये सवाल है आपके सामने, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। आयताकार में लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज़ होंगी। लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 12 और 5, तो क्षेत्रफल निकालना आपको, परिमाप निकालना और विकर्ण निकालना है। तो चलिए सवाल देखते हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आयताकार भूखंड में लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई आपको 12 दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है, 5 दी गई है, ठीक है। निकालना क्या था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको आप शुरू से याद करा रहे हैं। आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 5, 12 पंचे 60, 60। और क्षेत्रफल है, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी क्या आएगा, मीटर, इसमें भी मीटर। तो मीटर 2 बार है मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल आया है। इसी प्रकार परिमाप निकालना है, परिमाप। तो
तो परिमाप निकालना है तो परिमाप देखिए कैसे निकलेगा। ऐसे मान लो चित्र बना लेते हैं, समझा रहा हूँ, अन्यथा तो फार्मूला से सीधा निकाल सकते हैं। तो ये वाली 12 है लंबाई, तो ये भी 12 है। ये चौड़ाई 5 है तो ये भी 5 है। अब परिमाप हमने बताया था चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे। अगर 4 भुजाएं तो चारों को जोड़ेंगे, 5 है तो पाँचों को जोड़ेंगे, 3 है तो तीनों को जोड़ेंगे। तो 12 और 5 17, 12 5 17। और इधर का आया, इधर भी 12 5 17, 17 17 कितना आएगा 34। मतलब चारों भुजाएं आपने जोड़ लिया, कितना आ गया 34। ये तो बिना सूत्र का आया। अब सूत्र से निकालना है तो परिमाप का सूत्र कितना आ गया। परिमाप का फार्मूला हमने आपको याद कराया था। क्या याद कराया था, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे भी आप निकाल सकते हैं 2 लंबाई की जगह पर 12 प्लस चौड़ाई की जगह पे 5। तो अंदर का जोड़ लेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले हल करते हैं। तो 12 5 17, अंदर का कितना आ गया 17, और बाहर कितना 2 लिखा, 17 दूनी 34, 34 तब भी आया। ठीक है। अब आपको निकालना है विकर्ण। आपको निकालना है विकर्ण। तो आयत का विकर्ण निकालना है तो देखिए थोड़ा समझिए। जैसे ऐसे है, ऐसे ये है 12 12, ये है 5, उसी प्रकार ये 12 और ये 5। ये नहीं है विकर्ण, यही है विकर्ण। अब विकर्ण आपको निकालना है, ये वाला, ये विकर्ण निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए विकर्ण निकालना है तो मैंने बताया था त्रिभुज वाले में, पाइथागोरस प्रमेय आप बचपन से पढ़ रहे हैं, खंड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही यहाँ लगाएंगे। इस विकर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। आप सीधा सा लगा सकते हैं, अगर नहीं तो सूत्र उसी प्रकार हल करेंगे। इस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बहुत आसान है। तो 12 का स्क्वायर कितना है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा 169 आएगा। जोड़ लीजिए, 169 किस संख्या का स्क्वायर है 13 का। अब यहाँ कैसे हल हुआ देखिए, अगर जिसको यहाँ नहीं समझ में आया तो देखिए 169 13 का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो 13 बच जाएगा। ठीक है ऐसे। या फिर आपको ये नहीं लगाना है तो फिर देखिए कैसे लगाएंगे। अगर आप वो प्रोसेस नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा समझिए कैसे लगेगा। देखिए जैसे ये आयत है, ऊपर की भुजा 12, नीचे की 12, इधर की 5 और इधर की 5। ठीक, तो ये वाली 12 है, ये वाली 5 है। तो जब आपको त्रिभुज अभी और पढ़ाएंगे तो उसमें एक ट्रिपलेट पढ़ाया जाता है, ट्रिपलेट्स पढ़ाए जाते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि 3 3 संख्याओं का ऐसे समूह बता दिए जाते हैं कि जो होते ही होते हैं। जैसे 5 आएगा, फिर 12 आएगा, तो उसके बाद बताया जाएगा उसमें कि 5 12 के बाद अगर 5 और 12 से कोई सवाल लग रहा है तो 13 ही आंसर आएगा। तो यहाँ 13 आया ही है, 13 अभी आपने पीछे हल किया उस प्रकार। ठीक है। आप ट्रिपलेट्स में एक और याद कर सकते हैं, जैसे 3 आता है, 4 आता है, तो उसके बाद 5 ही आता है। ठीक है, ये कुछ नियम है। जैसे 12 आएगा, 5 आएगा, तो आगे 13 बता ही दिया। ठीक, देखिए अगला सवाल है, एक आयताकार बगीचा, एक आयताकार बगीचा 100 गुणे 80 मीटर माप का है। मतलब कि आयताकार है तो 100 क्या हो गई लंबाई और 80 क्या हो गई चौड़ाई। इस माप का आयताकार बगीचा है, उसके बाहर चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, अर्थात कैसे। जैसे ये है आपका, ये मान लीजिए आपका आयताकार बगीचा है ऐसे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ पर उसके चारों तरफ, यहाँ यहाँ बाहर बाउंड्री में क्या बना है, बाहर चारों तरफ क्या बना, रास्ता बना, ये ऐसे। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहे हैं कि ये वाले भैया इस रास्ते का क्षेत्रफल आप बता ही दो कितना होता है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलता है ध्यान से देखिए। यहाँ सवाल से 100 मीटर लंबाई है, 80 मीटर चौड़ाई है, याद रखना। देखिए जैसे हम चलिए पहले बना लेते हैं। ये हमने मान लो आयताकार बगीचा बना दिया ऐसे, आयताकार बगीचा बना दिया। ठीक है, आयत ये है 100 और ये है 80, चौड़ाई 80 है और लंबाई कितनी है 100, लंबाई कितनी है 100 है। तो पहले तो
अभी इसके बाहर 10 मीटर चौड़ा रास्ता अभी नहीं बना, तो पहले इसका क्षेत्रफल ही निकाल लीजिए। सबसे पहले इस प्रकार रास्ते वाले सवाल में आप अंदर वाला जो ओरिजिनल भुजाएं होती हैं उनका आप क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ठीक, उनका ओरिजिनल भुजाओं का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर चाहे रास्ता अंदर बनता है एक सवाल में और दूसरे में बाहर बनता है, जैसे एक दिए तो बाहर का बना और कभी कभी ऐसे पूछता है, कहता अंदर रास्ता बना है ऐसे, तो अंदर वाले को बताओ। तो कंडीशन वही है, लगाना वैसे ही है, सवाल समझिए। क्षेत्रफल निकाल ही रहे हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है 80। 100 और 80 का गुणा आप करेंगे कितना आएगा, 100 और 80 का गुणा कितना आएगा 8000। क्या आएगा वर्ग में आता है और मीटर। क्यों वर्ग में आता है, क्योंकि यहाँ एक बार मीटर एक बार यहाँ मीटर, तो मीटर मीटर वर्ग मीटर या मीटर की घात 2, ठीक। ये हो गया ओरिजिनल क्षेत्रफल। उसके बाद इसने कहा बाहर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो चलिए बाहर रास्ता बनाते हैं। यहाँ पे ये बाहर यहाँ पे 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना, ये यहाँ पे 10 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। अब ये इस रास्ते की ये 10 मीटर है, 10 मीटर चारों तरफ 10 मीटर है ऐसे, ठीक। अब समझिए ध्यान से, इसी में सवाल में समझना है। तो 10 मीटर यहाँ भी है, सोचिए 10 मीटर यहाँ भी है, 10 मीटर यहाँ भी है, 10 मीटर यहाँ भी है ना, बात तो वही है। 10 मीटर यहाँ भी है, 10 मीटर यहाँ भी है, सब जगह 10 मीटर है ऐसे ऐसे, ठीक। अब सवाल ही यही समझना है। अब देखिए 10 मीटर यहाँ भी चौड़ा है, 10 मीटर इधर, सब जगह 10 मीटर है, ये 10 मीटर ये 10 मीटर, हर जगह 10 मीटर है ये सब, तो ये सब 10 मीटर है, 10 मीटर ऐसे। तो देखिए ये वाली, जैसे अंदर वाली भुजा की बात करें हम, इस वाली भुजा की, ये तो ये भुजा हमारी कितनी है, आप देख रहे हैं लंबाई 100 है, 100 है। उसके बाद 10 इधर बढ़ेगी तो 110 होगा, 10 इधर बढ़ेगी 120 होगा। जब ये बाहर रास्ता बन जाएगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 की जगह पर 120 हो जाएगी। फिर देखिए ये वाली अंदर वाली भुजा, ये वाली कितनी है 80, ये भुजा कितनी है 80 है, 80 है। अब 80 है तो ऊपर भी 10 बढ़ेगा 90 हो जाएगी, नीचे भी 10 बढ़ेगा 100 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो गई 100। अब रास्ता 10 मीटर बनने के बाद लंबाई कितनी हो गई 120 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 100 हो गई। अब क्षेत्रफल निकालिए। अब क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो 120 गुणे 100, बात तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 120 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो ये और 2 जीरो और लग जाएंगे, मतलब 12,000 आ गया। रास्ता बनने के बाद क्षेत्रफल 12,000 आया और रास्ता बनने से पहले क्षेत्रफल कितना था 8,000। अब सोचो रास्ता बनने के बाद कितने फर्क हो गया, 8,000 से सीधा 12,000 पहुंच गया, कितने फर्क आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 4,000 का फर्क आ गया। तो 4,000 वर्ग मीटर क्या है, इसी रास्ते का ही क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे लगा सकते हैं, आप लिख के लगा सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 12,000 माइनस 8,000 बराबर 4,000, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 4,000 आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे ये सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है तो लंबाई की माप बताइए। अब देखिए सवाल में दिया सिर्फ आपको क्षेत्रफल है और एक चीज़ यहाँ दिया है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, अर्थात यही लाइन आपको समझनी है कि चौड़ाई से दोगुनी कौन है, लंबाई है। चौड़ाई से दोगुनी कौन है, लंबाई। जितनी भी चौड़ाई होगी उसका दोगुना कर दोगे तो क्या आ जाएगी, लंबाई। अगर चौड़ाई आप 3 मानोगे तो 3 का दोगुना कर दोगे तो क्या आ जाएगी, लंबाई। तो 3 दूनी 6 लंबाई हो जाएगी, इस प्रकार। तो यहाँ चौड़ाई से दोगुनी क्या है, लंबाई है। आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है, अर्थात चौड़ाई जितनी आप मान लो, x मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, चौड़ाई का दोगुना करते ही लंबाई आ जाएगी, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के बाद क्षेत्रफल 450 है। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए सवाल कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी, अर्थात जितनी भी चौड़ाई होगी
चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, लंबाई। तो चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है, समझा रहे हैं इसलिए माना। चौड़ाई बराबर कितना, x। अब चौड़ाई आपने x माना तो x का 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई इस चौड़ाई का 2 गुना कर दो, 2x आ जाएगी। और लंबाई और चौड़ाई मिल चुकी है आपको। अब क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना, 450 दिया गया है। अब क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर सूत्र। तो फिर इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना है, 450। क्षेत्रफल कितना है, 450। तो लंबाई की जगह पर लंबाई रखिए 2x, चौड़ाई की जगह पर x। तो x और 2x का गुणा कर दीजिए, आराम से आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। 2x गुणे x बराबर कितना, 450। तो अब देखिए सवाल, यहाँ x है और यहाँ x है। तो x और x गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार बराबर होते हैं। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो x की घात 1 यहाँ है, x की घात 1 यहाँ है, x की घात 1 1 2, और 2 अपनी जगह पड़ा रहेगा 2, और यहाँ x की घात 2 हो जाएगा, बराबर कितना, 450। तो बस इसी को हल करना है। देखिए आगे आ गया था 2x की घात 2 बराबर 450। अब इस 2 से ये सामने कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 225। तो x बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 225, ठीक है, क्योंकि यहाँ से घात हटेगी तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। जैसे पीछे बताया था ना कि यहाँ से रूट हटता है तो यहाँ स्क्वायर आता है, वैसे ही उल्टा हो जाता है। 225 किस संख्या का स्क्वायर है, आपको 1 से लेके 20 तक संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक। तो ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर x बराबर, तो इस स्क्वायर से ये कटेगा, x बराबर कितना आ गया, 15। x बराबर 15 जैसे ही आया तो आपने देखा कि आपने चौड़ाई को क्या माना था, x माना था। चौड़ाई कितनी आ गई, 15, और लंबाई पूछ रहा था तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी थी। चौड़ाई की दोगुनी क्या थी, लंबाई। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, इसका 2 गुना कर दो, 15 दूना 30 आ जाएगी क्या, आपकी लंबाई। सवाल कह रहा है 30 मीटर गुणे 17.5 मीटर, 30 मीटर गुणे 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण। अब आयताकार प्रांगण का मतलब 30 मीटर क्या है, उसकी लंबाई है, और चौड़ाई 17.5 मीटर उसकी लंबाई है। ऐसा प्रांगण बना, कह रहा है उसमें पत्थर लगवाना है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे बना है। तो ये है तुम्हारी 30 मीटर और ये वाली कितनी है, 17.5। कह रहे इसमें पत्थर लगवाना है, और पत्थर लगवाना है, पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणे 2 मीटर माप के कितने पत्थर लगेंगे। देखो प्रांगण की माप भी दी गई है ये, और यहाँ पत्थर की भी माप दी गई है ये। तो कह रहे हैं कितने पत्थर लगेंगे। तो सवाल बहुत आसान है, ध्यान से समझिए, ठीक है। सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सवाल में कह रहा है कि पत्थर की माप 2.5 गुणे 2 है, और आयताकार प्रांगण की माप 30 गुणे 17.5 है, ठीक है, इतना है। तो कुछ नहीं करना। तो देखिए ध्यान से, देखिए बहुत आसान है। जब भी पत्थर की संख्या निकालनी हो या टाइल्स की संख्या निकालनी हो, कभी कोई पूछ लेता टाइल्स लगाना है, पत्थर लगाना है, आयताकार प्रांगण है, वर्गाकार है, कुछ भी, आयताकार हो वर्गाकार हो, कुछ भी हो, तो हमेशा एक चीज़ याद कर लीजिए कि आयताकार या वर्गाकार ऐसी आकृति वाला जो प्रांगण होगा उसमें टाइल्स या पत्थर लगाने के लिए ऊपर क्षेत्रफल लिखना है, हमेशा क्षेत्रफल, और नीचे भी हमेशा क्षेत्रफल लिखना है, ठीक। अब किसका क्षेत्रफल है, ध्यान समझिए, दोनों बता रहा हूँ, आयत का भी एक साथ और वर्ग का भी, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो वही सही। तो क्षेत्रफल हमेशा ऊपर जो रहेगा गिनती वो आयत या वर्ग का रहेगा। अगर आयत है सवाल में तो आयत का क्षेत्रफल, नीचे एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का, ठीक है, एक पत्थर का क्षेत्रफल या एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स या एक पत्थर का क्षेत्रफल।
पूरे आयत का क्षेत्रफल या पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर, नीचे एक पत्थर का क्षेत्रफल या एक टाइल्स का क्षेत्रफल, बस दोनों को भाग कर दो, हमेशा निकल आएगा। ठीक है, अब इस सवाल में कह रहा है, कि 17.5, माप देखिए उसकी 30 माप थी, तो 30 गुणे 17.5 हो जाएगी ऊपर। ठीक है, ये हो गई प्रांगण की माप, दिया गया था ना 30 मीटर गुणे 17.5 मीटर चौड़ा आयताकार प्रांगण है, तो ये ऊपर हो गया। और जो पत्थर की माप थी वो क्या थी, 2.5 गुणे 2, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये मीटर में। हाँ, एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि इनकी जो यूनिट होगी, मीटर 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 सब बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऊपर का मीटर में हो जाए, नीचे का सेंटीमीटर में हो जाए, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो उस कंडीशन पे अगर चेंज रहता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, या फिर, तो उसमें क्या करेंगे, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिलहाल 30 गुणे 17.5 बटे 2.5 इंटू 2। अब इसको हल करेंगे तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ठीक है, अब 25 है, ये दशमलव कट गया, तो 2 से पहले इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे 15 आएगा। ठीक, अब 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है, तो ऊपर 15 आ गया, ऊपर 7 आ गया, 15 सत्ते 105, तो 105 टाइल्स लगेंगे इस माप की। किस माप की, 2.5 गुणे 2 माप की कितनी टाइल्स लगेंगी, 105 टाइल्स लगेंगी। आप अपने घर में भी निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई कहता है घर में कि बताइए कि इस जगह पे कितनी ईंटें लगेंगी या कितनी टाइल्स लगेंगी, ज़मीन पे कुछ भी बिछाना है, तो ज़मीन आप देख लीजिए किस आकृति की है, वर्ग की है या आयताकार बन रही है। अगर आयताकार बन रही है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई नाप लीजिए, उसकी चौड़ाई नाप लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद एक ईंट का आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई, बस ऊपर जगह का क्षेत्रफल, नीचे ईंट का क्षेत्रफल भाग करके आप बता सकते हैं कि ईंट कितनी लगेंगी इस जगह पर फर्श बनाने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मन लगाकर मेरे साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। धन्यवाद।